नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक बहुत नामी ग्रामी व्यक्ति है ना, जो बहुत फेमस हो, जिसकी दुनिया बहुत इज्जत करती हो, वो एक बहुत छोटी नौकरी करने लग जाए। नौकरी भी इतनी छोटी कि वो दूसरों के घरों के अंदर झाड़ू पोछा मारने लग जाए। जी हाँ दोस्तों, आज की जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्टोरी है वो एक ऐसी बहन की स्टोरी है जो कि किसी ज़माने के अंदर एक बहुत ही फेमस, बहुत ही नामी ग्रामी कॉन्वेंट स्कूल था। उसके अंदर इंग्लिश के टीचर थे। इंग्लिश के टीचर भी बड़े क्लासेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाया करते थे। ये बात हमने विशेषकर इसलिए बोली क्योंकि कई सारे प्राइवेट स्कूल्स की जॉब्स कुछ इस प्रकार की होती हैं कि बेचारी टीचर्स मेहनत बहुत करती हैं, लेकिन उतना पैसा उनको नहीं मिलता, उतनी सैलरी उनकी नहीं होती, बस बहुत थोड़ा बहुत करके जैसे उनको मिल जाता है। ऐसा इनके साथ नहीं था। ये एक बहुत बड़े स्कूल के अंदर इंग्लिश के टीचर थे, जिसके अंदर अच्छी खासी सैलरी जो है इनको प्राप्त होती थी और जैसे इनको मान सम्मान भी इनको काफ़ी मिलता था। लेकिन आज इनके जीवन के अंदर परिस्थिति कुछ ऐसी है कि इनको दूसरों के घरों में जाकर के झाड़ू पोछा, बर्तन साफ सफाई ये सब करना पड़ता है। तो जिन बहन की ये स्टोरी है, उनके कुछ मुख्य प्रश्न थे जिसको लेकर के उन्होंने अपना ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया था। तो उनके प्रश्न आपको बता देते हैं। एक तो इनके साथ क्या है कि हेल्थ इश्यूज काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अभी लगभग 48-39 वर्ष की इनकी आयु है, लाइक 48-49 ईयर्स इनकी आयु है। हेल्थ इश्यूज बहुत लंबे समय से इनके साथ जो है चल रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि कहाँ तो इतने बड़े स्कूल के अंदर टीचर, मान सम्मान मिलना है ना, और कहाँ झाड़ू कटका करना। तो इनकी आज इनके जीवन में समस्या ये है कि इनको स्टेबल जॉब नहीं मिलती है, इनको और जॉब्स करनी पड़ती हैं। स्टेबल जॉब मतलब कि बहुत मेहनत करती हैं काम ढूंढने का, लेकिन काम है जो कि इनको मिलता ही नहीं है। और बहन ने डबल मास्टर्स कर रखी है इंग्लिश के अंदर। तो क्योंकि काम ठीक से मिलता नहीं है और हमेशा और जॉब्स दिक्कत रहती है, तो इनको पैसे बहुत बोरो करने पड़ते हैं। जैसे एक होता है ना कि रोटेशन चलाने के लिए, काम चलाने के लिए इधर से पैसा लिया उधर दे दिया, उधर से लिया इधर दे दिया। इनकी जिंदगी के अंदर यही ही चलता रहता है, उधार मांगते रहना पड़ता है। और दोस्तों, आप और हम ये बात भी जानते हैं कि अगर हमारी ही जान पहचान के अंदर कोई हमारा ऐसा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, कोई ऐसा मित्र ही क्यों ना हो जो कि पैसे बहुत मांगता हो, तो उससे क्या है कि ना सब लोग फिर कटने लग जाते हैं कि सब फोन आया यार, पैसे ना मांग ले यार, है ना। एक थोड़ा एक इरिटेशन टाइप होने लग जाती है ना। तो पैसे बहुत बोरो करने पड़ते हैं इनको। तो इसको पैसे क्यों बोरो करने पड़ते हैं ये जानना चाहते थे। अच्छा, उसके अलावा इनको जो है ना कामुक विचार यानी लस्टफुल थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। कभी भी कामुक विचारों में और उनके थॉट्स के अंदर जो है ये खो जाते हैं। और मतलब फिर जैसे उसके अंदर एक उसकी एनर्जी, एक उसकी फील के अंदर जैसे डूब से जाते हैं। तो बार बार ये चीज़ होती है। तो इसको लेकर भी थोड़े से परेशान चल रहे हैं कि भाई ऐसे ये जो थॉट्स हैं ये मुझे टेक ओवर क्यों कर लेते हैं। और अंत में ये ऐसा बताते हैं कि भाई इनका ना 2 बार मैरिजेस हुई। तो जब इनकी सेकंड मैरिज हुई तो सेकंड मैरिज में जो इनके हस्बैंड है उनकी पहले से एक बेटी थी। अब वो बेटी भले ही इनकी मतलब इनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, लेकिन हमेशा से इनके साथ उस बेटी की आत्मीयता बहुत बहुत ज़्यादा है। ये और वो बहुत ज़्यादा क्लोज है। ऐसा लगता ही नहीं है इन लोगों को कि जैसे इनका ब्लड रिलेशन नहीं है। और बहुत अच्छे से इनकी जो बेटी है ये रिश्ता इनके साथ निभाती है। तो ये बहन जानना चाहते थे कि भाई इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस है लाइफ के अंदर, लेकिन ये जो मेरी बेटी है, जो स्टेप डॉटर है, इसके साथ मुझे इतनी ज़्यादा आत्मीयता क्यों है और क्या हमारा क्लोजनेस है। तो उसके साथ इनके पास्ट लाइफ का क्या कार्मिक अकाउंट है, क्या कनेक्शन है, इन सभी प्रॉब्लम्स का और बेटी से क्या इनका कनेक्शन है, ये जो सब है अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहते थे। दोस्तों, आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि इनके केस के अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि इन्होंने नहीं बताई थी, लेकिन पास्ट लाइफ से उन चीज़ों का कनेक्शन निकल करके आया
और जब वो बातें इनके सामने रखी गई तो इनके इस जीवन की ये अनकही जो बातें थी जो इन्होंने नहीं बताई थी, उनके साथ कनेक्शन साथ में बैठा, जिसको लेकर के ये भी बहुत हैरान थे और थोड़ा सा जैसे हम लोगों को भी अचंभा होता ही रहता है, हालांकि हमारा रोज का काम है, लेकिन फिर भी ऐसी ऐसी बातें निकल करके आ जाती हैं कि हम लोग भी स्तब्ध रह जाते हैं। तो ये वाली कौन सी बातें अभी नहीं बताएंगे, क्या निकल करके आया और फिर जैसे डिस्कशन होता है तो क्लाइंट ने क्या बताया उस टाइम पे कुछ ये वाली बातें भी आपको बताएंगे जो कि शुरू में डिस्कस नहीं हुई थी। अच्छा, तो इनका पूर्व के जीवन में इन्होंने क्या देखा या क्या दृश्य जो हैं वो इमर्ज हुए, उसके बारे में भी आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं दोस्तों हमारे चैनल के कुछ ऐसे व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों यूट्यूब के ऊपर इनके यूजर आईडीज हैं दिया कटारिया, साक्षी जैन, संध्या जर्नी और क्राफ्टर सोनाली एस। दोस्तों ये कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो कि अभी पहली बार हमारे चैनल के मेंबर बने हैं। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे भाई बहन भी हैं जो कि पहले चैनल के मेंबर थे लेकिन फिर उन्होंने मेंबरशिप को ड्रॉप कर दिया था और उन्होंने रीजॉइन कर लिया है। तो इनके साथ साथ उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट करने के लिए। सभी भाई बहनों को हम बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल के ऊपर 2 प्रकार की मेंबरशिप्स अवेलेबल होती हैं। एक होती है हीलिंग सर्कल, जिसके अंदर जो भी भाई बहन मेंबर बनते हैं उनको हर महीने फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ के अंदर ग्रुप के अंदर अपनी एक प्रॉब्लम को लेकर के पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने को मिलता है, उसको एक्सपीरियंस करने को मिलता है। अब दोस्तों जो ग्रुप वाले पास्ट लाइफ रिग्रेशंस होते हैं वो इतने ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव तो नहीं होते जैसे ये कहानी हम आपके साथ हम शेयर करते हैं, क्योंकि ग्रुप पीएलआर के दौरान 100, 150, 200 भाई बहन जो एक ही टाइम पे सेशन कर रहे होते हैं, तो क्या उनको दिख रहा है वो मतलब इंफॉर्मेशन से कलेक्ट नहीं की जा सकती, उनको जेनेरिक इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी अपनी किसी एक परेशानी को लेकर के वो अपने पूर्व के जीवन को कुछ अनुभव कर पाते हैं, काफ़ी आइडिया जो है और एक अनुभूति हो जाती है कि जब आप पीएलआर कराते हो तो किस प्रकार के आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो हीलिंग सर्कल के जो मेंबर्स हैं वो एक ग्रुप पीएलआर को हर महीने फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ के अंदर एक्सपीरियंस कर पाते हैं। इसी प्रकार से हमारे चैनल के ऊपर एक हीलिंग सर्कल प्लस की मेंबरशिप है। हीलिंग सर्कल प्लस की मेंबरशिप के अंदर आपको हर महीने 5 से 6 अलग अलग हिप्नोथेरेपी के सेशंस अटेंड करने को हमारे को आपको मिलते हैं, जिसके अंदर से 2 सेशंस तो ग्रुप पीएलआर के होते हैं और बाकी के 3 से 4 सेशंस होते हैं दोस्तों वो अलग अलग प्रकार के हिप्नोथेरेपी के सेशंस होते हैं, जिसके अंदर आपको डीप ट्रांस की स्टेट में लेकर के जा करके आपके जो इंटरनल जो इश्यूज हैं, जो हमारे अंतर मन के अंदर जो चीज़ें बैठ गई होती हैं, जो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही होती हैं, उनको रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। तो जो हमारे हीलिंग सर्कल प्लस के मेंबर्स हैं उनको बताना चाहेंगे कि आने वाली जो 15 अगस्त है 15th of August 2026 को नेगेटिव एनर्जी रिमूवल का सेशन रखा गया है, जो कि शाम 4 बजे कंडक्ट कराया जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी एक सेशन कंडक्ट कराया जाता है तो 24 आवर्स के लिए उसकी लाइव रिकॉर्डिंग को अवेलेबल रखा जाता है, ताकि अगर आप एग्जैक्टली उस टाइम पे सेशन अटेंड नहीं भी कर पाए हैं तो अगले 24 घंटे तक वो सेशन अवेलेबल रहता है। तो 15 अगस्त को नेगेटिव एनर्जीज का जो प्रभाव होता है तो उसका रिमूवल करने के लिए, उसके निवारण के लिए कुछ सेशन आपके लिए रखा जाएगा। और 16th of August को 16 अगस्त को इस महीने का सेकेंड ग्रुप पीएलआर का जो सेशन है उसको कंडक्ट कराया जाएगा। ये दोनों ही सेशंस जो हैं हमारे चैनल के जो हीलिंग सर्कल प्लस के जो मेंबर्स हैं वो इनको अटेंड करने के लिए एलिजिबल होंगे। ये भी बताना चाहते हैं, कुछ भाई बहनों ने हमसे पीछे पूछा था कि भैया हमने ना जिस दिन ग्रुप पीएलआर था हमने उस दिन मेंबरशिप नहीं ली, हमने थोड़े दिन के बाद ली, तो अब क्या हम अटेंड कर पाएंगे क्या उसको? तो बेसिकली होता है ऐसा है कि जब भी आप मेंबरशिप के लिए ऑप्ट करते हैं जिस दिन, तो वो मेंबरशिप 1 महीने के लिए अवेलेबल होती है ना। तो मान लीजिए आपने इस महीने 7 तारीख को मेंबरशिप ली, तो अगले महीने तक वो मेंबरशिप आपकी अवेलेबल है उस डेट तक के लिए, है ना। तो इस महीने का अगर आपने सेशन मिस भी कर दिया है तो नेक्स्ट मंथ भी तो फर्स्ट वीक के अंदर वो सेशन आएगा। तो बेसिकली क्योंकि वो पूरा 1 मंथ का साइकिल होता है तो उसके अंदर जो भी फिर सेशंस होते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं आप उनको अटेंड कर पाते हैं। तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, इन सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी जो चैनल की मेंबरशिप है उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो फिर ये जो बहन हैं इनके पूर्व के जीवन के क्या दृश्य इमर्ज होते हैं उसके बारे में आप सभी को हम बताएंगे। इनके सभी प्रश्नों के उत्तर अपने जो इनका
पास्ट लाइफ के जो सीन्स आए, जो पास्ट लाइफ सामने आई, उसके माध्यम से ये प्राप्त कर पाए थे। तो ऐसा नजर आता है दोस्तों कि जैसे एक बहुत बड़ी हवेली टाइप है। हवेली मतलब बड़ा सा एक बंगला है, ठीक है, जिसके अंदर कई सारे नौकर चाकर हैं, जिसके अंदर एक परिवार रहता है, बहुत खुशहाली है उस घर के अंदर। हाँ, और बहुत जैसे चहल पहल है। जैसे ये पास्ट लाइफ का, जैसे ये हवेली दिखाई देने लगती है, तो उसके अंदर एक कन्या है, जो कि वैसे तो विवाहित है। कन्या इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि थोड़ी छोटी आयु की है, 22-23 वर्ष की आयु की एक कन्या सी, सुंदर सी जो है नजर आ रही होती है, जो कि वहां पर खड़ी है। बड़े अच्छे से उसने कपड़े पहने हुए हैं, है ना, साड़ी टाइप उसने पहनी हुई है और बहुत बहुत जैसे सुंदर लग रही है, ऐसा सामने आता है। तो उस कन्या के ऊपर जैसे फोकस जाने लगता है, पूरे घर के अंदर जैसे अलग से ही वो चमक रही हो। फिर जो घर है, घर के अंदर अलग अलग जो लोग उस जमाने पर रहते थे, उस घर में रहते थे, वो इमर्ज होने लगते हैं। घर के अंदर से नजर आता है कि वहां पर 2 जोड़े रहते हैं। जोड़े यानी कि पति पत्नी। तो एक पति पत्नी है घर के अंदर, जो कि बहुत बुजुर्ग हैं, 65-70 वर्ष की आयु के पति और पत्नी होंगे। फिर एक जोड़ा घर के अंदर नजर आता है, जो कि 51 वर्ष की आयु का होगा, है ना, 51 वर्ष की आयु का पति हो गया, 48-39 वर्ष की आयु की जो है पत्नी हो गई है। और ये जो कन्या है, ऐसा दिखाई देता है कि कन्या भी बड़ी अच्छी खासी वो लग रही है, क्योंकि इसको इस घर से बहुत कुछ मिलता है। लेकिन ये जो कन्या है, ये कन्या इस घर में ब्लड रिलेटिव नहीं है, इन लोगों से डायरेक्टली मतलब रिलेटेड नहीं है। ये इस घर में काम करने वाले जो नौकर हैं, उनमें से एक नौकरानी है। और जो नौकरानी है, ऐसा दिखाई देता है कि वो विवाहित है। नौकरानी का एक 5-6 वर्ष की आयु का बेटा है। नौकरानी का जो पति है, वो भी यहां पर नौकर है, वो भी यहां पे जैसे काम वाम संभालता है। लेकिन ये जो नौकरानी है, कुछ ऐसा है कि ये सबके लिए भोजन बनाती है। इनके जो पति हैं, उनका काम है बाकी नौकरों से काम करवाना, यानी कि सीनियर थोड़े नौकर हैं, लेकिन सीनियर नौकर हैं ना। और घर के अंदर और 3-4 नौकर है, जैसे एक गार्डनर है, एक साफ सफाई करने वाला है, एक है द गाय हू रन फॉर एरेंड्स, मतलब सामान लेकर के आना लाना वगैरह, साफ सफाई करना। तो इस प्रकार के वो हैं, लेकिन इनका थोड़ा एक अच्छा नौकर होने के बावजूद भी एक स्टेटस सा है। ऐसा जो है ओवरऑल सीन वहां पर नजर आ रहा होता है। सब लोगों को खाना बना करके खिलाती हैं, तो खाना जो है सबको इनके हाथ का खाना बड़ा पसंद है, जो वहां पर नौकरानी है। और सब कुछ बहुत अच्छा वहां पर होता हुआ नजर आ रहा होता है ना। सब लोग खुश हैं। बच्चा जो है, बच्चा खेल रहा है घर के अंदर। हाँ, अच्छा, जो वैसे जो दंपत्ति हैं वहां पे, जो मालिक हैं उस बंगले के, उस स्थान के, ऐसा समझ में आता है कि उनका भी एक बेटा है। लेकिन बेटा भारत में नहीं रहता है, बेटा लंदन में रहता है। और लंदन उनका बेटा पढ़ने के लिए गया था, और वहां पर ही उसने एक गोरी लड़की से, यानी कि एक ब्रिटिश कन्या से उसने लंदन के अंदर ही विवाह कर लिया। और फिर लंदन से वो कभी वापस ही नहीं आया, कभी कभी मिलने के लिए आता है। तो घर के अंदर जैसे उनकी जो वहाँ के जो माता पिता हैं या और जो बुजुर्ग हैं वहाँ पे, क्योंकि उनकी अपनी बहू घर के अंदर नहीं है, अपना खुद का बेटा नहीं है, और उन लोगों को पता है कि भाई अपने बहू अपने बेटे का मुंह पता नहीं देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो जो प्यार है, वो ये जो इनके वाला जो पति है, इनके वाला जो नौकर है, और ये वाली जो महिला है, कुछ इनको वो वाला प्यार इन लोगों से मिलता है। हालांकि वो कहते नहीं कि तुम ही हमारे बच्चे हो, लेकिन काफी चीजें जैसे इनको देते रहते हैं। क्योंकि अपने बेटे अपने बहू वाले चाह जो हैं वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, तो सारा जो दृश्य है बड़ा अच्छा लग रहा होता है। सब लोग खुश है, नौकर भी बड़े खुश है, हर कोई अपना काम कर रहा है, कोई किसी को बुरा नहीं कहता, कोई किसी को भला नहीं कहता। और वो करते हैं, तनख्वाह टाइम से मिलती है, खाने पीने को सब कुछ है ना, सबके सर पे छत है, बड़ा अच्छा माहौल दिख रहा होता है। लेकिन धीरे 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 ये जो माहौल है, इसके अंदर से खुशी गायब होने लगती है। एक पहला सीन था जिसके अंदर ये जो लड़की है 22-23 साल की, विवाहित है, जो
इसके ऊपर जब फोकस गया था तो सारी खुशियां नजर आने लगी थी, सब लोग नजर आने लगे। फिर दृश्य के अंदर सब लोग गायब होने लगते हैं, एक डार्कनेस जैसे उस सीन के अंदर बनने लगती है और उस सीन के अंदर एंट्री होती है एक और व्यक्ति की, जो कि 22-23 वर्ष की आयु का ही है। ऐसा दिखाई देता है कि ये जो लड़की है ये छुप करके उससे कहीं मिल रही है, शाम रात टाइप का समय है, वो इससे मिलने के लिए आया हुआ है और वो ये लोग जो हैं अपने हर बंधन से छुटकारा पा लेना चाहते हैं और इस चीज के ऊपर कुछ डिस्कशन सा हो रहा है। ऐसा समझ में आता है कि ये जो लड़की है, ये जो व्यक्ति उससे मिलने के लिए आया है, ये इस कन्या का प्रेमी है और इन दोनों का जो प्रेम प्रसंग है वो इनके विवाह से पहले से ही चालू था। लड़का तो विवाहित नहीं है लेकिन कन्या का विवाह करा दिया गया था। हाँ, और एक और चीज का खुलासा होता है बातों बातों के अंदर कि जैसे वो हो रहे होते हैं ना तो वाइब्रेशन फील होने लगता है कि अच्छा ये क्या है, ये क्या है। तो एक 6 साल का बच्चा है इस कन्या का, मतलब इस एक छोटा सा एक बच्चा है, लेकिन वो जो बच्चा है, वो जो महिला है, जो कन्या है, वो उसके पति से उसका वो बच्चा नहीं है। बायोलॉजिकली ये जो इस कन्या का प्रेमी है वो इस बच्चे का पिता है। तो ये जो लड़की है ये अपने पति को छोड़ करके, इस पूरी दुनिया को छोड़ करके अपने प्रेमी के साथ कहीं भाग जाना चाहती है, लेकिन वो इस चीज को लेकर के वरिड है कि हम खाएंगे क्या, हम कमाएंगे क्या। भाई आपका जो भी काम धंधा, जो भी सेट है, वो तो यहीं गांव के अंदर है, यहीं पर हमारी दुनिया है। अगर हम यहाँ से एग्जिट होते हैं तो हमारे को एक नई जगह जाकर के दुनिया बसानी पड़ेगी। नई जगह जाकर के दुनिया बसानी है तो उसमें 2 प्रॉब्लम होंगी। भाई जिसके साथ मैं ब्याही हुई हूँ ये मेरे पीछे आएगा, है ना, और ये जिनके घर में मैं काम करती हूँ बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये तो 1 मिनट में पुलिस को तार भेज करके पुलिस वाले को घर पे वो करा करके तो पीछे लगवा देंगे, कहाँ चलेगी, क्योंकि बता करके तो हम जा नहीं सकते कि हम भाग रहे हैं, है ना। तो कह रहे ये पुलिस को पीछे लगा देंगे, पति पीछे पड़ जाएगा, मिल गए तो मार काट देंगे हमारे को। लेकिन पीछा छुड़ाना चाहती तो फिर एक और सीन आता है, मतलब इस प्रकार से इमर्ज होते हैं कि अलग अलग टाइम पर बहाने से वो इनसे मिलने आता रहता है। कुछ उसने अपने आप को एस्टैब्लिश कर रखा है, किसी काम के बहाने से आता रहता है। और एक दूसरे दिन ऐसा एक सीन आता है कि वो आया है और उसने चुपके से आकर के इसके हाथ में कुछ पकड़ा दिया है, और जैसे ही कोई चीज हाथ में पकड़ाता है तो एक इन लोगों की नजरें आपस में मिलती हैं और वो नजरें जैसे आपस में एक दूसरे से कह रही होती हैं कि अब टाइम आ गया है इस सोने के पिंजरे से आजाद हो जाने का। लड़का चला जाता है तो ऐसा सीन आता है सामने कि अब खाना पकाने की जिम्मेवारी तो इसी की होती है। तो ये खाना पका रही है और जो भी चीज उसने जैसे इनको दी थी तो खाने के अंदर उस चीज को मिला रही है। अब ये जो महिला है ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जो इसका अपना 6 साल का बेटा है वो जो है वो उस खाने को खाए। तो बहुत चालाकी से क्या करती है, अपने बेटे को बाहर खेलने के लिए भेज देती है और सभी को भोजन के लिए बुला लेती है। घर का माहौल कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसा कल्चर सा होता है वहां पे, क्योंकि सब लोग बहुत ज्यादा भेदभाव करने वाले नहीं होते हैं। तो जो मालिक होते हैं, जिस टाइम पर मालिक भोजन करते हैं उसी टाइम पर सभी नौकरों को भी भोजन परोसा जाता है। मालिक ऊपर टेबल कुर्सी पर बैठ करके भोजन करते हैं, घर के जो नौकर है वहीं कहीं बैठ करके जो है आपस आसपास भोजन करते हैं। और वैसे भी ऐसा मतलब माहौल होता है कि ये सबको खाना खिलाने के बाद खाना खाया करती है, मतलब ये अंत में भोजन करती होती है। तो सबको ये भोजन परोस रही हैं, सब लोग एक साथ भोजन कर रहे हैं और कोई शक नहीं कर रहा कि क्यों ये हमारे साथ भोजन नहीं कर रही है। जैसे जैसे सब लोग भोजन करते जाते हैं वैसे वैसे एक सीन ऐसा इमर्ज होता है कि जैसे सब लोगों को बेहोशी छा रही है। जो घर के मालिक हैं, वो बड़े बुजुर्ग जो दंपति हैं या जो और वो दूसरे जो दंपति हैं, वो टेबल के ऊपर ही बेहोश हो गए हैं, प्लेटों के अंदर उनके मुंह हैं। जो जमीन पर बैठ करके नौकर भोजन कर रहे थे चटाई बिछा करके, वो जो चटाई है उसके ऊपर बेहोश हो गया, गिर गए हैं। ये जो महिला है उन नौकरों के अंदर इस महिला का अपना पति भी है, पति भी वहां पर बेहोश हो गया है। तो ये ध्यान से देखती है, उनको थोड़ा ऑब्जर्व करती है। तो जब उनको ऑब्जर्व करती है तो ये बात समझ में आती है कि वो लोग बेहोश नहीं हुए हैं,
वो सब लोग मर गए हैं, क्योंकि भोजन के अंदर नशीली दवा ना मिला करके एक बहुत ही तीव्र विष मिलाया गया था। और वो विष कुछ इस प्रकार का है कि मुंह से झाग नहीं निकलती। जनरली ऐसा होता है ना, सीन हम देखते हैं, फिल्मों में भी दिखाते हैं कि विष पिया तो वाइट झाग निकल रही है मुंह से। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जैसे वो थे, थोड़ा नाक से पानी सा आ रहा है, चेहरा थोड़ा लाल सा हो रहा है, थोड़े से वो कलर उनकी बॉडी का चेंज हो रहा है, वो वहीं पर गिर गए हैं। सब लोग मर गए। अभी 2 मिनट पहले सब जीवित थे, 2 मिनट के अंदर वो तीव्र विष के असर से वहां पर लाशें। और फिर ऐसा वो होता है कि जो उनका प्रेमी था उस कन्या का, वो वहीं कहीं पीछे गार्डन में या कहीं पर वो छुपा हुआ था। ये फटाफट उसको बुलाती है। इसने पहले से स्पॉट कर रखा था कि घर के अंदर गहने धन वगैरह कहाँ पर होता है। तो वहां से जैसे एक पोटली सी ये रेडी करते हैं, और वो धन और गहने काफी बड़ा अमाउंट होता है, उसके साथ उसको भगा देते कि तू भाग जा, है ना, इतने दिनों के बाद हम लोग मिलेंगे, इतने दिनों के बाद आइयो। तो वो जो है उसको ये लेकर के भगा देती हैं। और भगा देने के बाद जो इस प्रकार के लोग होते हैं दोस्तों, कुछ ना कुछ तो नाटक करना है, भाग तो सकती नहीं थी। तो गांव में जाकर के शोर मचाती हैं, बाहर शोर मचाने लगती हैं कि क्या हो गया, हम लोग बर्बाद हो गए, गांव वालों इधर आओ, ये आओ वो आओ। तो गांव वालों को बुलाती हैं, और बुलाने के बाद जो पतीला होता है, जो बर्तन होता है, वो कहती हैं कि इनको क्या हो गया है, ये तो बेहोश हो गए हैं, क्या हो गया, मतलब इस प्रकार से वो बहुत शोर मचाती है। और पतीले को दिखाती है कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि इसके अंदर छिपकली गिर गई है। तो दिखाते हैं कि भाई एक बड़ी सी छिपकली को इन्होंने बर्तन के अंदर गिरा दिया होता है, ये दिखाने के लिए कि जो जहर फैला है, जो ये लोग मरे हैं, वो इन्होंने जहर नहीं डाला है, बल्कि खाने के अंदर छिपकली गिर गई थी, और उसके असर से सब लोग मर गए। सब लोगों के सामने वो रोती है, पिटती है, सबको ये दिखाती है कि मेरा अपना पति भी मर गया। तो रो रो के सबको ये बोलती है कि भगवान का भी तो शुक्र है, मेरा छोटा सा बच्चा, 6 साल का बच्चा, वो भी चला जाता है इनके साथ, ये बाहर खेलने चला गया था, और मैं तो सबको खिला करके ही खाना खाती हूँ, मेरे भाग फूट गए, मैं क्यों नहीं मर गई इनकी जगह, मेरा पति चला गया, मैं तो बर्बाद हो गई। तो इस प्रकार से वो परपंच रचती है सबके सामने। तो गांव वाले, बाकी आसपास के जो लोग होते हैं, सब उस महिला का विश्वास करते हैं, क्योंकि उनको ये दिखाई देता है कि इसका अपना पति भी तो मर गया। क्योंकि अगर किसी नौकर को पैसे लेकर के या कुछ ऐसा कांड करके भागना होगा, तो वो तो पति पत्नी सब कुछ भागेंगे ना। अब किसी को इसके अफेयर के बारे में तो पता नहीं था। तो ऐसा होता है कि जो वहाँ पे सब लोग मृत हो जाते हैं, और सारे गांव वाले सोचते हैं कि बड़ी अभागन है ये, भाई इस एक दिन के अंदर पूरा परिवार इतना अच्छा इसको यहाँ पर रखते थे कि सब कुछ यहाँ पर बर्बाद हो गया है। तो कोई भी उसके ऊपर शक नहीं करता कि इसने खुद जहर दे करके सबको मारा होगा। इस चीज का शक किसी के ऊपर नहीं होता, क्योंकि उसका पति भी उसके अंदर मर गया होता है। अब सारे गांव वाले सब लोग इसको बोलते हैं कि भाई ये जो जगह है ना, जो बंगला है, घर है, ये घर ही मनहूस है। मतलब वो इसलिए भी मनहूस कहते हैं उस घर को, कहते हैं कि पहले इस घर के जो मालिक हैं, देखो इनका बेटा इनको छोड़ करके लंदन चला गया, लंदन गया, वहां किसी मेम के चक्कर में आ गया, वहां से कभी वो वापिस ही नहीं आया, बताओ। और फिर उसके बाद जो घर में परिवार था, ये घर उस परिवार को भी खा गया, ये घर ही मनहूस है। तो वो जो काम वाली लड़की होती है ना, सब उसको बोलने लगते हैं कि बेटा तू भी यहाँ पर मत रह, यहाँ से चले जा, तू बर्बाद हो जाएगी। तो ये अब सबके सामने क्या परपंच रचती है, सबको ये दिखाती है कि नहीं, इस घर में बाऊजी की, माँ जी की, जिन्होंने मुझे बेटी की तरह रखा, उनकी यादें हैं, मेरे अपने पति की यादें हैं, मेरे पति ने उसका शरीर छोड़ दिया यहाँ पे, मैं इस घर को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, मैं तो नहीं जा सकती। तो एक्चुअली में उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि कुछ ऐसा हो जाएगा, ये सब लोग तो मर मुरा गए हैं, ये घर भी मेरे ही कब्जे के अंदर आ जाएगा, अल्टीमेटली मैं ही मालकिन बन जाऊंगी इसकी, क्योंकि सब लोग तो यहाँ पर मर गए हैं। तो उस घर को भी जैसे वो हथिया लेना चाहती हैं। अब जो गांव वाले होते हैं भाई, उनको लगता है कि भाई ठीक है, भाई उसके इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर होता है सब लोग का अंतिम संस्कार होता है। काफ़ी दिन लोग जो हैं वहाँ पर मॉर्निंग के अंदर होते हैं, मतलब लोग शोक मनाते हैं, और उसके बाद जो है हर कोई जैसे वो सब अपने अपने काम में,
और इस घर के अंदर, इस बंगले के अंदर ये जो लड़की है, जो महिला है, ये अपने बच्चे के साथ रहने लग जाती है। तो जब ये घर के अंदर रहती होती है तो इसको कोई भी शुरू में समस्या जो है वो फील नहीं होती। इसको समस्या उस दिन फील होने लगती है जिस दिन इसका प्रेमी वापस आता है और वापस आकर के ये लोग कुछ बात करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये जो सीन हुआ था, जो प्रकरण हुआ ये सारा, जिसके अंदर विष दिया गया और जो मालिक थे, 4 तो मालिक थे, बाकी नौकर थे, इनका अपना पति था, ये जो सारे 7-8 लोगों को मार दिया गया था, इनमें से किसी को भी रियलाइजेशन नहीं हुआ कि उनको जहर देकर के मारा था। ऐसा तीव्र असर था कि खाया और सुन्न और खत्म, इस प्रकार का असर था जहर का, इतना तीव्र था वो। तो किसी को मतलब जैसे होता है ना कि वो चोक करते हैं और ये होता है, उनको रियलाइज होता है, वैसी फीलिंग ही नहीं आए, खाए और मर गए। तो उन सभी लोगों की जो आत्माएं हैं, वो आत्माएं कंफ्यूज्ड थी, लेकिन उसी घर के अंदर घूम रही थी। वो आत्माएं जैसे वाइब्रेशन लेवल पे इनको सुनती थी कि ये क्या गांव वालों को बातें कर रही हैं, तो आत्माओं को इनसे सहानुभूति थी कि ये बच्ची घर के अंदर अकेली रह गई है। लेकिन जब 1-1.5 महीने के बाद इनका प्रेमी वापस इस घर के अंदर आता है और वहां पर फिर ये अपने प्रेमी से बात करती हैं, तो ऐसा कुछ मतलब दृश्य सामने आता है कि जैसे वो आत्माएं वहीं खड़े होकर के सुन रही हैं और आत्मा रूप में अपने सूक्ष्म शरीर के अंदर वो शौक हो रही हैं, वो हैरान हो रही हैं कि हमें मारने वाला हम किसी हादसे से नहीं मरे हैं, इसने प्लान करके हमारा मर्डर किया। तो उसका जो प्रेमी है वो तो वहां पे परमानेंटली नहीं रहता, लेकिन मतलब उसको बता देता है कि कहाँ पर वो सेटल हो गया है, उसने अपना क्या काम शुरू कर लिया है। तो ये आपस में प्लान कर रहे होते हैं कि यहाँ रहना है या वहाँ रहना है, कैसे करना है, ऐसे कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही उन सोल्स को रियलाइज होता है कि इसने ही उनको मारा है, तो वो सारी सोल्स मिलकर के इनके ऊपर हावी हो जाती है। उस दिन से जैसे एक डिप्रेशन सा रहने लगता है उस कन्या को, और जब वो रात को सोती है उसको इस प्रकार की अनुभूतियां होने लग जाती हैं कि जैसे कोई आकर के उसका गला पकड़ लेता है, कोई आकर के उसकी छाती पर बैठ जाता है। उसको अब अचानक से फील होने लगता है कि जैसे अब बहुत कोई डरावनी या डराने वाली चीजें उसके आसपास घूम रही हैं। तो जिस घर पे वो कब्जा करना चाह रही होती है, वो चाह करके भी उस पर कब्जा नहीं कर पाती, क्योंकि उस घर में, घर होता बहुत बड़ा है, अब वो उसका बेटा अकेला रह रहा होता है वहां पे, तो उसको बहुत ज्यादा डर लगने लगता है वहां पे, और वो उस घर को छोड़ करके अपने प्रेमी के पास भाग जाती है। प्रेमी जो सारा लूट का माल लेकर के वैसे अपने घर वालों से अलग होकर के वो कहीं और सेटल हो चुका था, तो वहां अपने बच्चे को लेकर के वो चली जाती है और वहां पर वो रहने लगती है। अब दोस्तों, कई बार क्या होता है, कई केसेस के अंदर जो सोल्स होती हैं वो एक स्थान से जुड़ी हुई होती हैं। आप उस स्थान को छोड़ करके अगर चले जाते हैं तो वो आपका पीछा भी छोड़ देती हैं, लेकिन इनके केस के अंदर ऐसा नहीं होता। सारी सोल्स इनके पीछे पीछे वहां पहुंच जाती हैं जहां पर ये अपने प्रेमी के साथ रह रही होती हैं, और देखती हैं कि हमारे यहाँ से हमें धोखा दे करके, हमें मार करके लूटा हुआ जो धन है, उससे ये लोग जो है अपना ऐश कर रहे हैं, इन्होंने अपनी नई जिंदगी बसा ली है। अब जो डिप्रेशन में आती हैं ये, और ये जो काम वाली होती है, जो ये बीमार पड़ने लगती है, उसके बाद वो ना फिर कभी रिकवरी नहीं करती, वो और बीमार पे बीमार होती चली जाती है। जो उसका प्रेमी होता है, वो उनको पता ही होता है कि उनकी संतान है, प्रेमी को पता होता है कि ये उसका बेटा है, तो उसको वो कहती है कि भाई जो हमारा बेटा है इसका तुम ख्याल रखना। वो ये कहती है कि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, ये जो चोरी हमने किया, जो कुछ भी हमने किया, ये मैंने इसलिए भी किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा भी कल को किसी के घर के अंदर नौकर बने। हम तो नौकर थे ही, ये वहाँ पर बड़ा होता तो इसने भी नौकर बन जाना था, तो मैं नहीं चाहती थी कि नौकर बने, इसलिए मैंने जो है ये सब कुछ किया। तो जो भी हमने इकट्ठा किया है, मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का ध्यान जरूर रखना और इसको कभी नौकर मत बनने देना। तो ऐसा सीन आता है, और फिर धीरे धीरे जैसे उसकी बीमारी बढ़ती चली जाती है, बेसिकली वो जो सोल्स होती है उनका ही असर उस लेडी के ऊपर होता है, और फिर थोड़े ही समय के अंदर जैसे उसकी बीमारी से मृत्यु हो जाती है और सोल्स जैसे उसको अपने साथ ले जाती है टॉर्मेंट करने के लिए। और यहाँ पर दोस्तों, जो ये पूर्व के जीवन का जो पूरी कहानी है, जो दृश्य हैं, वो इमर्ज होने फिर बंद हो जाते हैं। ये ओवरऑल कहानी
इस प्रकार से जो है सामने आती है। अब दोस्तों बहुत सारी अनकही चीजें हैं जो सामने आई थी, उसके बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले जो ये कैरेक्टर्स सारे सामने आए, कौन सा कैरेक्टर कौन है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो पहले तो ये जो घर की जो नौकरानी है, जो मेन हमारे को किरदार वहां पर दिखाई दे रहा है, जिसके इर्द गिर्द कहानी घूम रही है, आप समझ गए होंगे वो हमारी क्लाइंट हैं, जिन्होंने अपना पूर्व का जीवन जानने का प्रयास किया है ना, जिनका PLR किया गया था। फिर पूर्व के जीवन के अंदर जो इनका प्रेमी था, है ना, जिसके पास फिर ये अपने बच्चे को ले गए थे, जो कि बायोलॉजिकल फादर भी था इनके बच्चे का। जो इनका प्रेमी है वो इनके अभी के जो सेकंड हस्बैंड हैं, वो पूर्व के जीवन के अंदर वही प्रेमी थे। आज इनकी जो बेटी है, जो कि इनके सेकंड हस्बैंड से बेटी है, और इनको लगता है कि इतनी ज़्यादा आत्मीयता क्यों है इसके और मेरे बीच में, जबकि खून का संबंध नहीं है। ये पूर्व के जीवन का वो 6 साल का बेटा है, हाँ, जिसको जो है फिर प्रेमी के सहारे उसको हवाले करके ये चले गए थे। उसके अंदर इनका बहुत प्रेम था, बच्चा भी इनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था पूर्व के जीवन में। तो वही प्रेम जो है इन लोगों के बीच में इमर्ज हो रहा। जो सोल्स इनके पीछे पड़ गई थी, वो इस जीवन के अंदर भी हमेशा से इनके साथ थी। जैसे एक प्रकार से अपने साथ ले गई, लेकिन फिर कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई कि इनका दोबारा जन्म हो गया, तो हमेशा से ही वो सोल्स इनके आसपास थी। हाँ, तो इनको जो हेल्थ इश्यूज रहते हैं वो उन्हीं सोल्स ने पिछले जीवन में प्रभाव डाला था। उन्हीं के प्रभाव के चलते इनको काफ़ी ज़्यादा जो हेल्थ इश्यूज हैं वो रहते हैं। दोस्तों अच्छा, कुछ जैसे कामुक विचार इनका ये आता है कि इनको कामुक विचार बहुत ज़्यादा आते हैं। तो कुछ ऐसा है कि पूर्व के जीवन में जिन नौकरों को इन्होंने मारा था, मकान मालिकों को मारा था, जो मालिक थे उनको मारा था, कुछ और नौकरों को भी मारा था। तो नौकरों में से एक नौकर ऐसा था जिनके इनके प्रति दृष्टि ठीक नहीं थी। अब उसको मार दिया, मारने के बाद भी उसकी जो वो वाली जो इच्छा थी, इनको प्राप्त करने की इच्छा थी, तो वो उसी एनर्जी के साथ जो है इन पर बार बार हावी होता है, इनसे एंगेज करने की कोशिश करता है। तो जैसे उसके वाइब्रेशन में जब ये होते हैं तो इनको कामुकता के जो विचार हैं वो बार बार आते हैं। तो एक वन ऑफ द सोल्स आउट ऑफ ऑल दो सोल्स जो है ये वाले वाइब्रेशन इनको देती हैं। अच्छा, फिर जो इनको जॉब की प्रॉब्लम है, जो इनको जॉब नहीं मिलती है, पैसे हमेशा इनको बोरो करने पड़ते हैं, ये इस चीज़ का प्रभाव है कि पूर्व के जीवन में जो मालिक थे उनका सारा पैसा इन लोगों ने चोरी कर लिया था, जो कि इनको बिलोंग नहीं करता था। और वो चोरी करना भी एक बात होती है, एक जगह होती है, लेकिन उस धन को प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने, मतलब अपना जीवन बनाना था ना इन्होंने, तो वहाँ से लेना था। तो इन्होंने जो मालिक हैं और सब लोग हैं उनकी हत्या ही कर दी थी। तो वो जो एनर्जीज हैं इनके जो जीवन है उसके अंदर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस लाती रहती हैं और जो है इनको स्टेबल नहीं होने देती। अब दोस्तों देखिए, ये जो बहन है ना, दरअसल एक NRI हैं, बाहर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं। तो कहाँ इंडिया के अंदर डबल मास्टर्स करके, वो भी इंग्लिश के अंदर करके, बड़े इंग्लिश के टीचर थे। इनको बहुत मान सम्मान था इनका, बहुत इनको रिस्पेक्ट मिलती थी। लेकिन इनका जो कर्मा है वो इनको इंडिया से बाहर ले गया। और जब ये इंडिया से बाहर गए तो वहाँ जाकर के, जैसे वहाँ के जो लोग हैं उनके नौकरी बन करके रह गए। वहाँ पर कभी इनको स्कूल में टीचर बन जाएं या ऐसा कोई जॉब, जैसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल जो प्रोफेशन होता है, वो जैसे नहीं करने को मिला इनको। और वहाँ जा कर के हमेशा से ये इन्होंने, जैसे वो ऑड जॉब्स होते हैं ना, कि कभी किसी के घर में सफाई करने का इनको काम मिल गया, कभी किसी के बच्चे को संभालने के लिए नैनी बन गए। हाँ, तो ऑड जॉब्स, और विशेषकर वो जॉब जो बिल्कुल मतलब लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट जो जॉब होता है। हालांकि कोई काम देखो छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन इनके केस के अंदर इनका जो इनका वो था ना कि भाई मैं अब नौकरानी बन करके नहीं बनूंगी, मैं तो मालकिन बनूंगी। लेकिन वो मालकिन बनने के लिए जो गलत काम इन्होंने किया, उस गलत काम की जो एनर्जी है उसके प्रभाव से, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ में होने के बावजूद भी, वापस से इनके उस कर्मा ने इनको नौकरानी बना दिया। तो जैसे वो बिल्कुल लो लेवल पे जो नौकरों के जो घर में काम होते हैं, वही वाले काम ये वहां पर करती आई हैं हमेशा से।
इसके साथ साथ प्यारे भाइयों और बहनों, जो बात इन्होंने नहीं बताई थी और पीएलआर होने के बाद इन्होंने खुलासा किया, वो ये है कि जो इनके सेकंड हस्बैंड हैं, अच्छा जो इनके सेकंड हस्बैंड है वो इनके पूर्व के जीवन में वो प्रेमी थे जिनको उन्होंने सारा धन वगैरह दे दिया था, और उस प्रेमी ने ही जहर इनको ला करके दिया था। हालांकि जहर इन्होंने सब लोगों को दिया, इसलिए इनके ऊपर डायरेक्ट प्रभाव है, लेकिन जब से ये इन्होंने सेकंड मैरिज करी है तो ये बात सामने आई थी कि जो इनके हस्बैंड हैं उनका काम धंधा जो है उनका पहले अच्छा चला करता था, वो काफ़ी स्टेबल थे, लेकिन इनसे मैरिज करने के बाद उनके जीवन में भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ गई। उनको भी ऐसे ऑड जॉब्स, कभी कोई काम कभी कोई काम, ऐसा करके उनको गुजारा करना पड़ता है। उनका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी था वो जैसे खराब हो गया। तो ऐसा ये आया था कि जो सोल्स हैं वो इनके साथ अटैच थे, और जैसे ही ये अपने ये जो इनके हस्बैंड है, सेकंड हस्बैंड है, पूर्व के जीवन के प्रेमी, जब ये दोबारा उनके संपर्क में आए, ये आत्माएं जब दोबारा एक हुई, तो जैसे उन सोल्स ने उसको भी रिकॉग्नाइज कर लिया, तो इनके ऊपर तो वो पहले से हावी थी, और उनकी लाइफ को, उनकी जो एक फाइनेंशियल वेलबींग होता है उसको भी उन सोल्स ने जैसे इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि पैसा तो अल्टीमेटली उसी के पास था, तो उसकी भी जो मनी का फ्लो है पूरा इन सोल्स ने डिस्टर्ब कर दिया। अब जो इनके फर्स्ट हस्बैंड थे जिनसे इनका ब्रेकअप हो गया, जिनसे इनका मैरिज टूट गया था, वो इनके पास्ट लाइफ के हस्बैंड हैं, उनको भी जैसे इन्होंने जहर दे करके मार दिया था। तो काफ़ी डिस्टर्ब्ड इन लोगों का रिलेशन आपस के अंदर रहा, और उसके बाद जो है फिर ये लोग इस जीवन के अंदर अलग हो गए। अच्छा, तो एक तो ये बात सामने आई जो पहले नहीं बताई थी कि इनके जो सेकंड हस्बैंड हैं, इनकी शादी होने के बाद उनका भी काम ठप हो गया। हाँ, तो वो कनेक्शन निकल करके आ गया, क्योंकि वो भी उस चीज़ के अंदर साथी थे। फिर हमने यहाँ पर देखा कि एक रिस्पेक्टेड टीचर थे ये, और फॉरेन में आकर के नौकरानी बन गए। दरअसल पूर्व के जीवन के अंदर वो जो पूरा परिवार था ना, उनका बेटा लंदन में रहा करता था, और लंदन के अंदर वहां पर उसने कुछ शादी कर ली। तो इसका एग्जैक्ट क्या कनेक्शन है ये तो निकल करके नहीं आया, लेकिन इनको भी जैसे लंदन ने अपने पास बुलवाया, जहां उनका बेटा पूर्व के जीवन में रहा करता था, और वहां पर ही अलग अलग घरों के अंदर जैसे कहीं पर काम मिला या कहीं पर काम मिला, उधर ही जैसे जाकर के ये एक प्रकार से टीचर से नौकरानी बन गए। तो एग्जैक्ट कनेक्शन तो नहीं निकल करके आया है, बल्कि मैं कहूँगा कि आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से बताना कि आपको क्या कनेक्शन इस चीज़ के अंदर फील होता है। लेकिन जहां का रहने वाला पूर्व के जीवन उन लोगों का बेटा था, मकान मालिकों का, वहीं पर उसी जगह पर इस जीवन के अंदर ये पहुंची हैं और टीचर से नौकरानी बन गई। एक और कनेक्शन सामने आया, वो ये कि पूर्व के जीवन में जिस टाइम पर ये इनकी मृत्यु हुई, या जिस टाइम पर पति की मृत्यु हुई थी, जिनका मर्डर इन्होंने कर दिया था, पूर्व के जीवन में इनका बेटा 6 साल का था। और इस जीवन के अंदर जब इनका सेपरेशन हो गया अपने फर्स्ट हस्बैंड से, और फिर जैसे ये बेटी इनके जीवन के अंदर आई, तो ये बेटी भी उस टाइम पर 6 वर्ष की ही थी। और तो मतलब 6 वर्ष की आयु के अंदर ही जैसे सेपरेशन होना और इस जीवन के अंदर इनका जैसे एक प्रकार से मिलना हुआ, तो इसके अंदर भी जैसे कुछ एक कनेक्शन सा जो है वो निकल करके आया था जी। तो ये तो हो गई दोस्तों ऐसी वो विशेष बातें जो कि डिस्कस नहीं की गई थी, लेकिन कुछ ऐसे पैटर्न्स, कुछ कनेक्शन से सामने आए। अच्छा, फिर इनको अब क्या करना चाहिए, कैसे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी, कैसे ब्लॉकेजेस वगैरह ठीक होंगे, उसके लिए जो गाइडेंस है इनको प्राप्त हुआ। पहले तो वो ये है कि ना प्रभाव बहुत ज़्यादा डाल करके रखती हैं, क्योंकि सोल्स ना काफ़ी सारी हैं, 5, 6, 7 सोल्स हैं, वो घेर करके रखती हैं इनको ना। एक सोल छुट्टी भी ले ले तो बाकी सारी हावी इनके ऊपर हो जाती हैं। तो इनको ये आया कि इनको ना अपने घर के अंदर जो गौमूत्र होता है उसका छिड़काव करना चाहिए। और ये हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो काम है वो हीलिंग से रिलेटेड है। हम लोग ऐसे ही भाई बहनों के संपर्क में आते हैं जो कि नेगेटिव एनर्जीज से भी काफ़ी प्रभावित होते हैं, और जब उनकी आप सहायता करने का प्रयास करते हो तो क्या होता है कि वो नेगेटिव एनर्जीज
आपके घर आती हैं और हम लोगों को भी इम्पैक्ट काफ़ी करने का प्रयास करती हैं। तो अपने जैसे घर के अंदर ना, जैसे हमारे को डिस्टर्बेंस फील होने लग जाता है या चीज़ें फील होने लग जाती हैं, घूमती हुई फील होने लग जाती हैं, तो हम लोग भी अपने घर के अंदर गौमूत्र का छिड़काव करते हैं। और गौमूत्र का छिड़काव जब हम करते हैं तो इमीडिएटली जैसे कि एनर्जी काफ़ी क्लीन हो जाती है। इस प्रकार का पर्सनल हमारा अच्छा अनुभव रहा है गौमूत्र के साथ। तो इनका जो है ये आया कि इनको अपने घर के अंदर गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। एक छोटी सी बात की क्लैरिटी अपनी तरफ से अपने सारे प्यारे भाई बहनों को हम देना चाहते हैं दोस्तों। देखिए, जब हम गौमूत्र की बात करते हैं ना, तो हम जो हमारी देसी गैया है उसके मूत्र की बात करते हैं, और वो भी गौमूत्र आपको ऐसे स्थान से लेना चाहिए जहां पर गैया की अच्छे से पालना होती है, जहां पर माँ के रूप में उनको देखा जाता है, अच्छी देखरेख होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे यहाँ पे पास में गौशाला है, वहाँ पर बहुत सारी गिर नस्ल की जो है वहाँ पर गैया है। ठीक है, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी हम उस गौशाला के अंदर जाते हैं, अच्छा, और हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि उस गौशाला से आप गौमूत्र मंगा सकते हो, इसलिए नहीं बता रहे आपको, वो आप अपने यहाँ से, आपके जो पर्सनल, किसी को भी अगर ये इस चीज़ को अनुभव करना हो, उसका बेनिफिट देखना हो, अपने यहाँ पे आप गौशालाओं को थोड़ा विजिट कीजिए, थोड़ी जाके कुछ सेवा भी करो, तन से भी सेवा करो, थोड़ी धन सहयोग भी करो, काफ़ी आवश्यकता होती है ऐसे स्थानों को, है ना, हम लोगों के सहयोग की। तो जाओ और वहाँ से जो है वो हमारे को लेना है। गौमूत्र का मतलब ये नहीं कि सड़क पर गाय घूम रही है तो आपने गिलास भर लिया, है ना। तो वो इसलिए है क्योंकि जो भाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के अंदर बहुत सारे लोग इस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अगर गैया को माँ के रूप में देखा जाता है तो उसके साइंटिफिक भी रीजंस हैं। जैसे एक ये एस्पेक्ट है कि हमारी पूरी इकोनॉमी गाय के ऊपर टिकी हुई थी, हमारे को गाय ने बहुत अमीर बनाया है, तो इसीलिए गाय हमारे जो परिवार है उसका हमेशा से हिस्सा रही है, माँ की तरह उनको देखते हैं। लेकिन वाइब्रेशन के लेवल पे, क्योंकि हम एनर्जी को काफ़ी फील करते हैं, ये हमने नोटिस किया, जब भी हम इस गौशाला जाते हैं ना, मान लीजिए हम डिस्टर्ब भी चल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स हमारे को चल रहे हैं, तो कई बार हमारे घर से मतलब 2-3 किलोमीटर ही दूर है, मेन रोड पे ही है, हम जा करके वहाँ बैठ जाते हैं। और गैया को अगर हम देखते भर है ना, वहाँ पर लिटरली कहने के लिए उनका वेस्ट है ना वहाँ पर, लेकिन वो गोबर होता है, और वहाँ पर जैसे वो खड़ी होती है ना, जैसे वो देख रही होती है ना, तो वहाँ पर ना उनको देखने भर से हम जाते हैं और हमारे को ना ऐसे ना एकदम पॉजिटिव वाइब्रेशन, जैसे शांति से आने लगती है, जैसे गाय अपनी आंखों से कोई पावर ट्रांसफर कर रही है हमारे। तो कहने का मतलब ये क्या है कि जहां पर गैया को मां मान करके रखा जाता है, वहां के लालन पालन करने वाले लोग उनको उस भाव से देखते हैं, उस भाव से उनको रखते हैं। तो हमने ऐसा देखा है कि जो गैया है, विशेषकर जो देसी गाय है, कैटल नहीं है वो हमारे लिए, है ना। एक होता है कैटल है, जानवर है, जानवर नहीं है वो हमारे लिए। तो हमने ऐसा देखा है कि गैया का ना वाइब्रेशन कुछ इस प्रकार का होता है कि जैसे वो अपना सब कुछ हम पर लुटा देना चाहती है। जैसे एक माँ होती है ना, अपने बच्चे पे सब कुछ लुटा देना चाहती है, तो वहां की जो गैया है उनसे वो वाइब्रेशन हमारे को फील होता है। तो हम ऐसा समझते हैं कि गाय को माँ का दर्जा शायद इसीलिए मिला, या एक बहुत बड़ा कारण ये है क्योंकि वो जो एनर्जी रेडिएट करती है ना, वो जीव जो है वो ऐसी एनर्जी रेडिएट करता है कि उससे जो बहुत बार क्या होता है, मातृत्व की कमी रह जाती है बहुत लोगों के जीवन के अंदर। अब हम तो खुद बिना माँ के बच्चे हैं ना, छोटी सी उम्र में माँ चली गई थी 7-8 साल की एज में। तो वो जो मातृत्व के भाव की कमी है ना, हम ऐसा समझते हैं कि अगर आप गैया के आसपास अगर आप रहेंगे, थोड़ी सेवा करेंगे, तो उसकी बहुत पूर्ति करती है ना। देसी गाय से वो वाइब्रेशन आता है, तो हमने इसको काफी वो किया है। तो कहने का मतलब ये, अब ये बहन तो फॉरेन में रहती है, तो ऐसा नहीं है कि आप वहां पर फार्म, डेयरी फार्म आप वहां पे चले गए, है ना। वहां वैसे तो कहीं इंडिया के अंदर ही बहुत बुरे हाल में रखा जाता है, बहुत सारे फार्म्स के अंदर जीव जंतुओं को, है ना, वो माँ वाली बात है नहीं वहां पे। तो वहां पे क्या, खाली वो जानवर है, तो उनका मूत्र जाकर के इकट्ठा नहीं करना है आपको, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जहां पर ये शुद्ध वाइब्रेशन है ना। जैसे हमने पीछे एक वो उनका भी शेयर किया था, वो अंबाला के अंदर ना, वो मात पिता गोधाम है, वहां पे क्या 400 गौवंश है जिनकी सेवा की जाती है। ऐसा स्थान, मतलब बहुत भावना है वहाँ के जो संत जी हैं, जो वहाँ के जो गुरु जी हैं, उनकी बहुत भावना है। ऐसे किसी स्थान, जरूरी नहीं है वहाँ से, ऐसे किसी स्थान से जो है आप जो है गौमूत्र सोर्स करें और फिर जो है उसका छिड़काव करें, तो घर के अंदर नेगेटिविटी जो है
एक बारी के लिए बहुत आपको फर्क पड़ जाता है। हमने तो उसमें डाल रखा है, वो जो कॉलन वाली बॉटल नहीं होती उसमें डाल रखा है, तो ऐसे ऐसे कर देते हैं तो काफ़ी एकदम पॉजिटिव वाइब्रेशन सा फील होने लगता है। ठीक है जी। अब हो सकता है कुछ लोगों को अजीब लगे, जिसको अजीब लगता हो लगे भाई, लेकिन हमारा तो क्या है, ये दिन रात ये भूत प्रेत और ये सब इनसे डील करने का काम है। जैसा भी ये पार्ट भोलेनाथ ने बना रखा है, जो भी हमारा काम है, तो हमारा जो अनुभव है वो थोड़ा एनर्जी क्लेंजिंग के अंदर बहुत ये फायदा करता है। तो गौमूत्र वाला इनको आया कि अपने घर के अंदर आप थोड़ा रेगुलर छिड़काव किया करो। इससे जो आसपास की जो आत्माएं हैं, सिर्फ उनको भगाने की बात नहीं है, वो भी जिस नेगेटिविटी के अंदर ट्रैप्ड है उससे मुक्त होने में उनको जो है सहयोग मिलता है। अच्छा, इसके अलावा इनके लिए आया कि इनको जो है महाकाल बाबा के रूप में जो शिव हैं उनका ध्यान करना इनके लिए आवश्यक है। तो उनको बोला गया कि महाकाल के रूप में बाबा को याद करो और समय निकालो। तो कैसे महाकाल बाबा का योग करना होता है, इसकी एक योग कमेंट्री बना रखी है। उस योग कमेंट्री का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। अगर आप भी मतलब आप ऐसा फील करते हैं कोई नेगेटिव एनर्जीज वगैरह, थोड़ा उनकी मुक्ति के लिए आप पुरुषार्थ करना चाहते हैं, अपनी नेगेटिविटी को कम करने के लिए आप पुरुषार्थ करना चाहते हैं, तो ये जो कमेंट्री आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। वीडियो के पिन कमेंट के अंदर वो वीडियो जो है हम शेयर कर देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जो है जो सभी ज्योतिर्लिंग के पर्चे हैं, हमारे हीलर ने इनको रेकमेंड किया कि भाई आप तो फॉरेन में रहते हो तो आप तो भी मंगा नहीं पाओगे, तो एटलीस्ट पर्चों का जो PDF है उसको प्रिंट करा करके आप अपने तकिए के नीचे रख करके सो। और आपके पति के ऊपर भी काफ़ी प्रभाव आ गया है इसकी वजह से, तो उनके सिरहाने के नीचे भी जो ज्योतिर्लिंगों का पर्चा है वो आप रख दीजिए। थोड़ा सा बहन का ये ऑब्जेक्शन था, उन्होंने कहा कि एक्चुअली क्या है कि हम जैसे सिख फैमिली के अंदर मेरा विवाह हुआ तो पति थोड़ा मानते नहीं है, पति जो है कहते हैं, वो तो कहते हैं कि बस एक जैसे वाहिगुरु है जी, वाहिगुरु के अंदर हमारे को ध्यान लगाना है। तो कहते हैं थोड़ा सा एक वो होता है, तो मैं कैसे ज्योतिर्लिंगों का उनको बोलूँगी। तो उनको एक्सप्लेन किया गया कि भाई देखो, ज्योतिर्लिंग का अर्थ भी क्या होता है कि ज्योति के चिन्ह है ना, जो हमारे सिखिज्म में कहा जाता है एक ओमकार निराकार। तो वो जो निराकार हैं, जो प्रकाश हैं, जो शक्ति हैं, हम सबके जो पिता हैं, वो ही तो शिव हैं। वो प्रकाश ही शिव है। तो उस प्रकाश को वाहेगुरु, वही जो हमारे गुरु हैं ना, हम सबका सदगति कराने वाले जो परमात्मा है ना, जिनको वाहेगुरु बोलते हैं, वही ही शिव है। देह के अंदर नहीं देखना, प्रकाश को देखना है, शक्ति को देखना। तो उनको बोला कि भाई आप इस तरह से अलग अलग धर्म ये सब आप नहीं देखो, हम सबके पिता वही हैं। सिखिज्म में भी उन्हीं की बात की जाती है, और यहाँ पर भी जब हम ज्योति के चिन्ह के रूप में हम जब ज्योतिर्लिंगों की बात करते हैं तो उसी शिव की बात है, उस प्रकाश की जिसने अलग अलग कर्तव्यों का निर्वाह किया, और वो कर्तव्यों के कर्तव्यवाचक जो स्वरूप हैं है ना, उसके प्रमाण जो है अलग अलग जो ज्योतिर्लिंग है वो धरा पर स्वयंभू होते हैं, प्रकट होते हैं। तो एक ही बात। तो उन्होंने कहा मैं तो समझती हूँ, लेकिन जैसे वो थोड़ा कुछ अलग थोड़ा सा फील करते हैं, वो करते हैं। फिर क्या है कि आजकल वैसे तो हम तो पर्सनली ऐसे ही मानते हैं कि हिंदू सिख तो कभी अलग हो ही नहीं सकते है ना, सब एक ही वो हैं, परिवार का हिस्सा हैं। और सिखों का तो अस्तित्व ही जो है वो धर्म की रक्षा करने से है ना। तो उसके लिए तो ही जो खालसा जी जो हैं, खालसा पंथ जो है उसकी रचना की गई थी। लेकिन फिर भी क्या है कि जैसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत चलते हैं, लोग क्या फूट डालने वाले बहुत हैं, अपना फ़ायदा करने के लिए हम लोग के घरों में फूट डाल देते हैं। तो उससे क्या कई बार कुछ बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन एनीवेज, तो बहन को बोला कि कोई बात नहीं भाई, हम तो जानते हैं ना कि वाहिगुरु ही हैं, तो आप बस वाहिगुरु का नाम लेकर के उनका सिमरन करके पर्चा रख दें उनके गद्दे के नीचे, अपने आप फायदा हो जाएगा उनको, है ना। मत बताना, पर्चा ही तो रखना प्रिंट करके, क्या है। तो ये सारे जो बहन हैं उनके लिए रेकमेंडेशन आए कि कैसे उनको मुक्त कराना है। और जैसे बाहर अभी बहुत ज़्यादा वो करती हैं, तो थोड़ा गोमूत्र का छिड़काव आप कर दिया करो, तो उससे क्या है कि जो एकदम से इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है थोड़ा वो कम होने लगेगा। और तो भाई अगर आप लोगों को गोमूत्र चाहिए हो तो हम ये बोलेंगे अपनी जो लोकल गौशालाएं वगैरह हैं, थोड़ा विजिट करो उनको, हैं थोड़ा देखो कैसे वहाँ पे सेवा हो रही है, थोड़े उस सेवा से जुड़ो। महाकाल बाबा का जो योग है उसकी जो कमेंट्री है उसको हम यहाँ पिंड कमेंट के अंदर जो है उसका लिंक हम डाल देंगे।
पर्चे का जो लिंक है, अगर पीडीएफ आपको चाहिए डाउनलोड करने के लिए तो वो भी हम डाल देंगे, ठीक है। वैसे आपको प्रिंटेड मंगाने हो और सेवा करने के लिए, बांटने के लिए भी चाहिए हो, तो उसके लिए आप हमारी टीम को फ़ोन मैसेज कर देना व्हाट्सएप के ऊपर। और उसके अलावा जो योग है, जो परमात्मा से, शिव से कनेक्ट करने के लिए प्रॉपर अगर आप मेडिटेशन सीखना चाहते हो, प्रॉपर नियम मर्यादाएं वगैरह आप जानना चाहते हो, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हम शेयर कर देंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। 21 तारीख से उसके ऊपर जो है कोर्स कराया जाएगा, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है, ठीक है जी। तो हम ऐसी आशा करते हैं कि हमने आज जो ये कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत की और जो सॉल्यूशन ये जो बहनें इनको मिले, इन सॉल्यूशन से और इस कहानी से जो शिक्षा आपको मिली है, इससे आपके जीवन के अंदर कोई अच्छा परिवर्तन आएगा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आपका कल्याण होगा। इसी शुभेच्छा के साथ वीडियो बनाए हैं। तो मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।